इसलिए इसके सामने बोलने में कोई फायदा नहीं। जहां कौवे बेड़े हो जाए वहां बताओ कोयल की आवाज कौन सुनेगी? वहां कोयल की आवाज का फायदा ही क्या है? इस प्रकार जब वो रुक्मी बोलने लग गया, दीवान साहब को बड़ा खेद हुआ। दीवान ने सोचा भी, राजा ने तो अपनी इस प्रकार की चिंतन के लिए सबको याद किया, तो बोलो भाई रुक्मिणी की सगाई संबंध कहां किया जाए? इन्होंने तो सलाह ली तो जिसमें सारा वातावरण ही दुष्ट हो गया। इसलिए फिर दीवान ने सारी बात को समेटते हुए दीवान ने कहा कि देखो कंवर साहब, अभी तक तो कोई उसका संबंध तो हमने किया नहीं है, रुक्मिणी कहां जाए कोई चिंतन हमने नहीं किया है, ये तो हमारी बात हो रही है, अभी तो हम सोच रहे हैं। तो पिताजी ने तो अपनी राय दे दी, अब आपकी राय क्या है? आप भी सुना दो, आपने अपनी बहन के लिए क्या सोचा है, तो आपकी राय भी हम सुन लेंगे, अगर जो अच्छी होगी तो वो भी हम मान सकते हैं। ऐसे दीवान ने बात को फिर शांत करने के लिए दीवान ने ऐसे कहा, तब वो बोलता है, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी है कुलीन चंदेरीश्वर, बल वैभव का क्या कहना, बल वैभव का क्या कहना, आज्ञाधीन नृपति लवती, उत्तम रहना सहना, हे जी उत्तम रहना सहना, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर। अब इसने रुक्मिणी ने अपनी राय दे दी, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, है कुलीन चंदेरीश्वर, बल वैभव का क्या कहना, आज्ञाधीन नृपति नवती, उत्तम रहना सेना। बोला मेरी राय साफ ये है कि मेरी बहन के लिए योग्य जरा कौन? शिशुपाल, शिशुपाल मुझे योग्य लगता है। अरे वो क्या है? चंदेरी के मालिक, बड़े खानदानी, कुल उनका बड़ा ऊंचा, और क्या उनके पास संपत्ति है, वैभव क्या है, 99 राजा उसके अधीन है, 99 राजाओं का वो क्या है, मालिक है, छत्रपति है वो तो। बड़ा उसका उत्तम रहन सहन सब बातें शिशुपाल की बहुत ऊंची है। इसके सिवाय जरासंध के घर में भी जो सम्मानित है भारी, यदि सम्मानित है भारी, जरासंध के घर में भी जो सम्मानित है भारी, यदि सम्मानित है भारी, वरिष्ठ संबंध बढ़ेगी इज्जत खूब हमारी, है जी इज्जत खूब हमारी, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर। जरासंध के घर में भी जो सम्मानित है भारी, वरिष्ठ संबंध बढ़ेगी इज्जत खूब हमारी। शिशुपाल का क्या है, जरासंध के घर में भी उसका बड़ा सम्मान है, बड़ी उसकी इज्जत है। और जरासंध जो था वो उस जमाने का बहुत ऊंचे में ऊंचा राजा है, 3 खंड का स्वामी कहते हैं ना, वो है वो तो। इसलिए उसके घर में उसकी बड़ी इज्जत, तो शिशुपाल के साथ में संबंध होने से हमारी भी शान बढ़ जाएगी, हमारी भी इज्जत बड़ी ऊंची उड़ जाएगी। इस प्रकार जब उसने रुक्मिणी ने अपनी राय दी, अब किसकी राय महत्वपूर्ण रह गई? माँ की। अब माँ किधर बोलती है, मूल बात तो ये है नहीं ना, पिता की राय अलग है, बेटे की राय
अलग। अब माँ क्या बोले? अब देखो माँ कहती है, ए सिखावती माता को भी यह पुत्र कथन मन भाया, यह पुत्र कथन मन भाया। सिखावती माता को भी यह पुत्र कथन मन भाया, यह पुत्र कथन मन भाया। है अनुरूप रुक्मिणी के, हाँ रानी ने फरमाया, हाँ रानी ने फरमाया। योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर। योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी। सुखावती माता को भी ये पुत्र कथन मन भाया, है अनुरूप रुक्मिणी के वे रानी ने फरमाया। अम्मा ने क्या किया कि अपने बेटे की राय में राय मिला दी। कहा हाँ मेरा बेटा ठीक कहता है, रुक्मिणी कहता है वो बिल्कुल ठीक है, और मेरी बेटी के लायक शिशुपाल ही है। संसार में कहावत है कि मूल से ब्याज प्यारा है। जब तक स्त्री के कोई बाल बच्चा नहीं होता ना, तब तो उसका अपना पति बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाल बच्चे हो जाए तो फिर अपना जो पति होता है वो हो जाता है गौण। बेटे की बात को बोल रहा कि मेरा बेटा क्या बोलता है, बेटे तो ध्यान अपनी माँ को भी देना होता है। इसलिए माँ ने क्या किया कि रुक्मिणी के हाँ में हाँ मिला दी। रुक्मिणी खूब हुआ हर्षित सहमति माता की पाकर, सहमति माता की पाकर। रुक्मिणी खूब हुआ हर्षित सहमति माता की पाकर, सहमति माता की पाकर। मंत्री और नृपति चुप बैठे कुछ मन में पछता कर, हे जी कुछ मन में पछता कर। योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर। और रुक्मिणी खूब हुआ हर्षित सहमति माता की पाकर, मंत्री और नृपति चुप बैठे कुछ मन में पछता कर। जब वो माँ बेटे की राय एक हो गई तो रुक्मिणी देखा हाँ अब मेरा काम बन जाएगा। बस अब हमारी वोटिंग जो ऊंची हो गई ना, वोटिंग का जमाना आज हो रहा है, तो बोला हमारी राय है वो ऊंची रहे, हो गई। दीवान की तो राय का क्या महत्व है, वो तो घर में 3 ही आदमी की बात खास होती है। इसलिए रुक्मिणी बड़ा होगा ठीक है अब मेरा काम बन ही जाएगा। इधर दीवान और राजा साहब क्या रह गई, चुप रह गए। बोला बोलने में कोई फायदा नहीं है। रानी कैसी बिना समझ की सुत की पक करती है, अथवा स्वार्थ भावना नर की नैतिकता हरती। हृदय देखो मेरी महारानी, उसमें इतना भी चिंतन नहीं ज्ञान नहीं कि मैंने क्या कहा, मेरी बात को गौण बनाकर और बेटे की राय में राय मिलाना इस रानी की बड़ी बेसमझी है। पर संसार में स्वार्थ ऐसा है कि स्वार्थ भावना जहां दिखाई देती है वहां आदमी की नैतिकता टिकती नहीं है। इसलिए संतों ने ज्ञानियों ने कहा है कि स्वार्थ है वो महापाप है। स्वार्थी आदमी के कोई नियम धर्म होता ही नहीं, जहां वो उल्लू सीधा देखता है वही हाँ में हाँ मिला देता है। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, अगर विरोध करेंगे तो होगा गृह कलह भयंकर, होगा गृह कलह भयंकर। जो कुछ होना होने दो बस भावी पर ही निर्भर, जी भावी पर ही निर्भर। योग्य मुझे लगता है शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर, शिशुपाल रुक्मिणी के खातिर। अगर विरोध करेंगे तो होगा गृह कलह भयंकर। जो कुछ होना जो कुछ होता होने दो बस भावी पर ही निर्भर। राजा ने सोचा
अगर मैं इस वक्त में बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा कि हमारे घर में झगड़ा मच जाएगा। अभी तो ब्याह की बात तो रही, आगे पहले ही हमारे घर में संघर्ष हो जाएगा। राजा बड़े समझदार थे। राजा ने कहा भी जो कुछ होना है वो होना है, किसी के हाथ में तो है नहीं, जो उसकी कन्या के भाग में लिखा है वही होना, इसलिए घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र में भगवान महावीर कहते हैं कि 3 बातें भगवान महावीर ने कही कि 3 प्रकार के आत्म रक्षक होते हैं। अब उनमें सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली वस्तु यह है कि कोई अनुचित काम हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हिंसा हो रही है, क्रूरता हो रही है, कोई ऐसा काम हो रहा है, तो पहला हमारा काम क्या है? उसको हम ज्ञान दें, समझाएं, बोध दें, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। अगर वो समझाने से नहीं समझता हो तो क्या हो जाओ? मौन। बहुत फायदा है। अगर कोई आदमी अन्याय के प्रति समझाते हुए भी नहीं समझता तो आप मौन रह जाओ। अगर स्थिति ऐसी हो आप मौन भी नहीं वहां रह सकते तो महावीर कहते हैं उठिया एवा आया एगंतमो कमिज्जा, आपको वहां से कहाँ ले जाओ? एकांत में चले जाओ, ऐसे वातावरण में रहो ही मत। तो ये एक स्थिति है संसार में, बहुत दफा होती है। मैं विस्ताश्रमियों के घर में ऐसी बातें होती रहती है कि जहां माने हो जाता है भेद, जो झगड़ा पड़ जाता है, तो उसमें समझदारी यही है कि समझे तो समझाओ, वरना मौन रह जाओ। देखो जो कुछ होता है वो होने दो। इस प्रकार आने का भी ठीक है, अभी ये बात कुछ बोलने में फायदा नहीं है। जी चाहे वैसा करो, जी चाहे वैसा करो, तुम पर ही सब भार, वह तुम पर ही सब भार। जो मेरी सुनते नहीं, जो मेरी सुनते नहीं, क्या मुझको दरकार, क्या मुझको दरकार। जी चाहे ऐसा करो, तुम पर ही सब भार, जो मेरी सुनते नहीं, क्या मुझको दरकार। राजा ने इतना ही कहा, अच्छा भाई देखो भाई, इसकी रुक्मिणी की मार तू उसका भाई, तुम्हारी दोनों की राय अगर एक हो गई तो जो तुमको अच्छा लगे वही तुम काम करो। अब मैं इस काम में हस्ताक्षेप बिल्कुल ही नहीं करूंगा, सारी तुम्हारी जिम्मेवारी, सारा भार तुम लोगों के ऊपर ही बस। तो इसलिए यो कह के निप उठ चले, यो कह के निप उठ चले, पुत्र बना सोल्लास, वाह वाह पुत्र बना सोल्लास। गुप चुप माँ के सामने, गुप चुप माँ के सामने, करता बचन प्रकाश, करता बचन प्रकाश। यो कहकर राजा साहब दीवान जी के साथ में वहां से उठ जाते कि तुम दो सब भार तुम्हारे ऊपर है, सारी जुम्मा तुम्हारे ऊपर, तुम सोच लो। ऐसे कह करके अपने राजा साहब तो उठ जाते हैं। अब राजा के जाने के बाद में रुक्मिणी अपनी मां से कहता है माता तात तटस्थ बने हैं, माता तात तटस्थ बने हैं, अपने से आश्वस्त बने हैं, अपने से आश्वस्त बने। भार सभी अपने पर आया, भार सभी अपने पर आया, कर दिखलाए कार्य
कार्य सेवा या कर दिखलाए कार्य सेवा। माता तात तटस्थ बने हैं, अपने से अस्वस्थ बने हैं, आभार सभी अपने पर आया कर दिखलाए कार्य सवाया। बेटे ने कहा माँ पिताजी तो क्या हो गए हैं, माने एक तरफ हो गए। वो बोला कोई माने मैं कुछ भी इसमें हस्ताक्षेप नहीं करता, मुझे कोई लेन देन नहीं है। माने वो तो उदासीन होकर के बैठ गए और मैं जानता हूं कि उनको ये बात अच्छी तो नहीं लगी, इसलिए वो यहां से तो उठ गए हैं। अब सारी जिम्मेवारी सारा भार अपने पर आ गया है। इसलिए लंबा नान समय का अच्छा किया कार्य कहलाता सच्चा। शुभ में सो बाधाएं आती जाकर कड़ी कहीं जुड़ जाती। इसलिए माँ अब देर नहीं करनी चाहिए। लंबा ना समय को लंबा करना ठीक नहीं है। जल्दी काम हो जाए, फौरन जो हो वो हो जाए। संसार में कहावत है कि शुभ से शीघ्र, शुभ काम में देरी नहीं करना। पता नहीं कहां का काम कहां हो जाता है, कहीं की कड़ी कहीं जाकर के जुड़ जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो मां ने कहा कि ये करो कि कौन सा दिन ठीक है, रुक्मिणी का ब्याह कब अपन को नक्की करना चाहिए। तो बोला ये काम करो कि जो अपना है ना राज ज्योतिषी, जो क्योंकि उस जमाने में होते ही थे राजाओं के, वहां राज सभा के अंदर उनका स्थान होता था। तो बोला ज्योतिषी जी को बुला के लाओ। नैमित्तिक को बस बुलवाया, नैमित्तिक को बस बुले। ये लग्न दिवस का प्रश्न उठाया, लग्न दिवस का प्रश्न। देख कुंडली योग मिलाया, देख कुंडली योग मिला। माघ कृष्ण अष्टमी दिन आया, माघ कृष्ण अष्टमी दिन। नैमित्तिक को बस बुलवाया, लग्न दिवस का प्रश्न उठाया। देख कुंडली योग मिलाया, माघ कृष्ण अष्टमी दिन आया। फौरन उसको जो ज्योतिषी बड़ा भारी ज्ञानी था, बड़ा ज्योतिष का वेत्ता था, अष्टांग माने विद्या को जानने वाला था, उसको नैमित्तिक को बुलाया। और जो थी ना रुक्मिणी की कुंडली वो उसके हाथ में दी और पूछा इस कन्या के ब्याह का योग कब का पड़ता है, कौन सा दिन ठीक है। हम जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिहाज से और कुंडली के ग्रहों के हिसाब से कौन सा दिन सही बैठता है, कब तक इसकी शादी होनी चाहिए। उसने ज्योतिषी ने फौरन कुंडली देखी, देख के वो कहता है कि महाराज माघ बड़ी आठम तपाष्टमी में बहन आपकी, तपाष्टमी में बहन निश्चित ब्याही जाएगी, हानि पाएगी प्रिय पति को वह पर तुम पर आफत आएगी, पाएगी प्रिय पति को वह पर तुम पर आफत आएगी। इच्छा जहां तुम्हारी उससे, इच्छा जहां तुम्हारी काम बाम गति पाएगा, हाँ काम बाम गति पाएगा। ग्रह बल ऐसा कहता है भाई बंधन में आएगा, ग्रह बल ऐसा कहता है भाई बंधन में आए। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले अभिमानी कर उठाते हैं, अभिमानी कर उठाते हैं। और
आखिर मुंह की खाते हैं और अपाष्टमी में बहन आपकी निश्चित ब्याही जाएगी, पाएगी प्रिय पति को वह पर तुम पर आफत आएगी। उसने कहा माघ की 8वीं की रात चूक नहीं सकती, कन्या उस दिन ब्याही तो हो ही जाएगी। लेकिन बेचारा कोई लगता है ज्योतिषी कोई सीधा आदमी होगा, उसने आगे वाली बात और बोल दी, लेकिन आप पर बड़ी आफत आने वाली है। आगे और बोल दिया, इच्छा जहां तुम्हारी उससे काम बाम गति पाएगा। जहां आप अपनी बहन को जाना चाहते हो वो बात नहीं बैठेगी, उससे उल्टा ही कोई सदा होगा, बात उल्टी बैठने वाली है। और ग्रह बल तो ऐसा बोलता है तो जो बहन का ब्याह होगा तो भाई बंधन में होगा, भाई खुला नहीं रहेगा, भाई तो कहीं बंधन में आ जाएगा। इस प्रकार ज्योतिषी ने 2-3 बातें आगे बढ़ी दी। ये सुनते ही रुक्मी तो जानते हो माने उल्टा आदमी था। रुक्मी ने समझा कि हाँ लगता है कि मेरे पिताजी की बात का इसको पता लग गया, ये जबरदस्ती मुझे डराने के लिए ही ये झूठी बोलता है। इसलिए कथन ज्योतिषी का सुन के, कथन ज्योतिषी का सुन के रुक्मी निज मन में कहता है, रुक्मी निज मन में कहता है, मुझे डराने को निश्चित यह तर्फ पिता की बेटा है, मुझे डराने को निश्चित यह तर्फ पिता की है। मतभेद हमारा जो है, मतभेद हमारा जो निसंभवतः इसने जाना हो, संभवतः इसने जाना हो, झूठ मूठ ही कहता होगा, ग्रह बल सिर्फ बहाना हो, झूठ मूठ कहता होगा, ग्रह बल सिर्फ बहाना। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी औरों के हक हरने वाले की खाते हैं, और कथन ज्योतिषी का सुनकर रुक्मी निज मन में कहता है, मुझे डराने को निश्चित ये तरफ पिता की बेटा। रुक्मी ने कहा हाँ मुझे पता लग गया है, और मेरे पिताजी की तो क्या लगी अंदर में, कोई शय लगती है, और मुझे डराने के लिए कहता है। आप सोचते हो वो काम नहीं होगा, और भाई बंधन में कहाई का बंधन में आ जाएगा, मैं सब समझता हूँ। इस प्रकार वो रुक्मी सोचता है। अब देखो सगाई कैसे होती है, वो बात अब आज तो आएगी नहीं, वो तो अभी ही अब आज तो समय हो रहा है। आज अब यहां तक की बात याद रखें कि ज्योतिषी के साथ में ये बात हो रही है, और कैसे रुक्मी सगाई का प्रबंध करता है, क्या सोचता है, वो वर्णन फिर कल सुनाया जाएगा।